ओके, सो हम अपने सेकंड लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जो कि यूनिट 3 का सेकंड लेक्चर है। पिछली दफ़ा हमने अपनी जो क्लास ख़त्म की थी वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किया था। और हम देखेंगे कि आज हम फर्दर इसकी और डिटेल में जाएंगे और फिर आगे जाके हम कंस्ट्रेंट्स को समझेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो एक जल्दी से हम इसको रिवाइज करते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि एनी कन्वीनियंट सेट ऑफ पैरामीटर्स और क्वांटिटीज दैट कैन बी यूज्ड to specify the configuration or the state of the system is called as generalized coordinate। ठीक है, और उनका ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज होना यानी कि लेंथ या एंगल होना ज़रूरी नहीं है। दे कैन बी एनी पैरामीटर्स दैट कैन डिस्क्राइब the the motion or the mechanical properties of a system। ठीक है, और जिसको हमने एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कैन बी एनी क्वांटिटी दैट कैन बी ऑब्जर्व टू चेंज with the motion of the system, or they need not be geometrical quantities like length or angle। okay, uh, हम नॉर्मली जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को क्यूज के ज़रिए से जाहिर करते हैं। अगर फर्स्ट करें हमारे पास एन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो क्यू आई where I run from 1, 2, 3 up to n। अच्छा, note that we have generalized coordinates but not a generalized coordinate system। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट required to specify completely the configuration of the system। ठीक है, मुमकिन है कि एक सिस्टम को कई कोऑर्डिनेट या ये पैरामीटर डिफाइन कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हों। तो वो कम से कम इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो आपको चाहिए किसी सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी स्टेट उसकी कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, वो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आर कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मिसाल के तौर पे अगर एक हमारे पास एक फ्री पार्टिकल है फर्स्ट, ठीक है, हमारे पास एक जो है फ्री पार्टिकल है। आपको पता है कि फ्री पार्टिकल एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर सकता है। उसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ये मैंने इत्तेफाक है इस पर कुछ लिखा है, ये नोट्स में तो किसी और रंग में है, लेकिन इत्तेफाक है जब ये यहाँ पर शेयर हो रहा है तो ये येलो कलर में आ रहा है। कि मैंने सिर्फ जो लिखा था वो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक लिखने में गलती हो गई थी। वो ये था कि फॉर ए सिस्टम ऑफ एन फ्री पार्टिकल, अगर हमारे पास एक सिस्टम हो जिसमें एन फ्री पार्टिकल हो तो हमारे पास हाँ, जो हमें जो चाहिए वो 3n कोऑर्डिनेट चाहिए। ये ऐसा है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो हमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए, यानी कि एक्स वाई जेड। और अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हों तो हमें x1 y1 z1 और x2 y2 z2 चाहिए होंगे, यानी कि 6 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। ठीक है, तो 3 to the 6 हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट उनको डिफाइन करने के लिए चाहिए होंगे। बस ये ख्याल रहे कि ये उस सिचुएशन में है कि जब पार्टिकल जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन फर्ज करें कि हमारे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हैं लेकिन उन पे के कंस्ट्रेंट लग रही हैं, के रुकावटें हैं जो उन पे लग रही हैं। तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास कम हो जाएंगे। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास जो अब जो हमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे वो 3n नहीं होंगे बल्कि वो 3n-k होंगे। तो अब हमारे पास 3n के बजाय s नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे या s नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो एक ऐसा सेट, a set of n independent generalized coordinate whose number equals to the number of degrees of freedom and are not restricted by the constraint is called proper set of generalized coordinates। ठीक है, तो हम आगे जाके जितनी भी हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे होंगे ये बेसिकली वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो हमारे आगे जाके लैग्रांजियन मैकेनिक्स में या लैग्रांजियन जो हमारा आगे जाके लैग्रांजियन जिनका फंक्शन बनेगा कि वो
कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के भी बराबर होंगे, ठीक है, जो कि सब जो कि कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है, ये ख्याल रखिए। तो इस वजह से कंस्ट्रेंट्स वगैरह को और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को समझना ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर जनरल इन द सेंस दैट they need not be length or angle in particular, okay, and generalized coordinates are in number just equal to the degrees of freedom of the system. तो हम जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करने वाले हैं वो उतने ही होंगे जितनी की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो कि उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी वो ये कि वो इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जैसे एक्स और वाई दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, या कहीं जेड हो तो जेड एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करता, या बिल्कुल इसी तरह वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। अब ज़रा हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल देते हैं और उसमें नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स या फॉर एग्जांपल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें, ठीक है। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक अगर जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल होता, फर्ज करें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो अ, अगर सिर्फ यही पार्टिकल होता फर्ज करें तो इसकी तीन जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती, ठीक है। और अगर सिर्फ ये होता तो इसकी तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती, तो मिला के हमारे पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाती अगर ये फ्री पार्टिकल होते। लेकिन हमने चूंकि इनको जोड़ दिया है एक रिजिड रॉड से, तो इनकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई। तो देखिए 2 टाइम्स 2 पार्टिकल्स के लिए 3 जो है वो डायमेंशन के आ गए कि हम 3 डायमेंशन में ले रहे हैं, 3 to the 6 -1 फिक्स लेंथ। ये रिजिड रॉड है, आइडियली रिजिड रॉड है, इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, तो 1 कंस्टेंट आपने माइनस की तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। तो जिसकी दूसरी सूरत में हम अगर हम इसको 3 डायमेंशन में ले रहे हैं तो इसके 3 सेंटर ऑफ मैस के पॉइंट्स होंगे और 2 उसकी ओरिएंटेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, इसी तरह का फर्ज करें हमारे पास ये सिचुएशन हो कि अब हमने क्या किया, इस एक ये जो सिस्टम था इसके साथ हमने एक और रॉड लगा दी, लेकिन वो इस तरह है कि उसके एंगल चेंज हो सकता है, फिक्स नहीं है। तो रॉड ये 2 फिक्स हैं लेकिन इनके एंगल के दरमियान के जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल 3 times 3 9 हो जाता है, तो इसकी 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये 2 कंस्ट्रेंट्स आ गई कि ये 2 डिस्टेंसेस कम नहीं हो सकते, तो 2 कंस्ट्रेंट्स आपने माइनस की तो आपके पास 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। इसी तरह अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट हो जिसमें 3 हो, ठीक है, तो अगेन हमारे पास 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इन जनरल, बट लेकिन 3 साइड्स फिक्स हो गई हैं तो ये अब हमारे पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास बची, ठीक है। तो हमें 6 जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे इसकी इसकी पूरा इसकी पूरी डायनामिक्स और इसकी मैकेनिक्स समझने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें हमारे पास एक एक सिंपल पेंडुलम हो, ठीक है, जिसकी की लेंथ जो है वो हमने फर्ज करें इसकी फिक्स लेंथ एल हो, ठीक है। और वो एक एक बॉब है, वो इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, एक प्लेन के अंदर मूव कर सकता है अंदर बाहर, मतलब वो इस प्लेन से बाहर नहीं आ रहा, यानी कि ये जो हमारे पास प्लेन है जो मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन है इससे बाहर नहीं आ सकता ना इसके अंदर जा सकते, बस एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। तो ये 2D प्लेन है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो 1 हमारे पास पार्टिकल का हो गया, 2 डायमेंशन के हो गए, यानी 1 times 2 1, सॉरी 2 हो गया, और एक फिक्स एक इसमें कंस्ट्रेंट है और वो है हमारे पास किस चीज़ की लेंथ फिक्स है, ठीक है। तो इस तरह उसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई है, ठीक है। तो और आप इसको रिकॉल कर सकते हैं कि देखिए हमें बुनियादी तौर पर अगर आपको याद हो हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए आर और थीटा की हमें ज़रूरत जो है वो होती है। चलें हम इस एग्जाम्पल को एक दफ़ा करके भी देख लेते हैं ताकि आपको और अंदाज़ा हो जाए कि देखिए ओरिजिनली हमारे पास जो है वो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं आर एंड थीटा, लेकिन आप देखेंगे कि थीटा यानी कि आर जो लेंथ है वो चूंकि फिक्स है,
आप से आर कह लें या हमारे लेंथ कह लें या आर कह लें, ठीक है, वो फिक्स है, तो थीटा इसमें एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बचेगा हमारे पास, तो वही लेग्रांजियन में आएगा। तो लेट्स ट्राई टू डू इट। फॉर एग्जांपल ये जो हम इसको यहाँ से कर रहे थे, हम इसको करते हैं जो हमारे पास हमारा, एक सेकंड रुकिएगा, मेरा वन नोट गायब हो गया। वन नोट, यस, ये फिर आ गया। मैं इसमें आपको शेयर करता हूँ। सेकंड रुकिएगा, मेरा वन नोट गायब हो गया था। देखिए, फर्ज करें कि हमारे पास ये सिचुएशन हो, अ, ये हमारे पास रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और इसके साथ ये एक पेंडुलम लटका हुआ एक बॉब है, और इसकी के लेंथ फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स हुई हुई है हमारे, ठीक। हमें मालूम है कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो अगर हम जो है डिफाइन कर दें, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट करें एक्स वाई सिस्टम, एक्स वाई जेड टाइप का अगर हम सिस्टम जो है वो हम डिफाइन कर दें, तो देखिए इसमें मेरे ऊपर है कि मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लूँ या नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस लूँ, सो इट डजेंट मैटर। तो ये ख्याल रखिएगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे हाथ में होता है, तो अगर मैं इसको उठा के थोड़ा सा इसके मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करूँ, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो आपको मालूम है कि हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू, हमें एल एल कॉस थीटा लिख लूँ या आर लिख लूँ, तो जैसे आप लिखना चाहें, चले हम इसको एल कॉस थीटा लिख लेते हैं, और वाई इज इक्वल्स टू एल, इसमें ये हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह तोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू डू इट केयरफुली। तो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, एल एल साइन थीटा हो जाएगा ये, और वाई इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इनके क्योंकि एंगल एल तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्स डॉट हमारे पास एल साइन, सॉरी, कॉस आ जाएगा यहाँ पे, अ, तो ये हो जाएगा आपका लगभग करीब कॉस थीटा, थीटा डॉट, ठीक है, और ये वाई डॉट जो है वो बराबर होगा माइनस एल टाइम्स साइन थीटा, थीटा डॉट के, ठीक है। और अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की लिखना चाहेंगे, तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो लिखी जाएगी वो हाफ एम, मैं कॉमन निकाल लूँ क्योंकि मैथ तो एक ही है, अगर ये पार्टिकल का मैथ एम है तो वो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर होगी, ठीक है, जो कि हो जाएगी हाफ। अब आपको यहाँ से ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो आपके पास एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस यहाँ से स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे थीटा डॉट है, तो यहाँ पे ये अगेन एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको बाहर निकालेंगे, ये हाफ एल स्क्वायर
थीटा डॉट स्क्वायर, और चूँकि ये और ये मिलके तो 1 हो जाएंगे, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ये बचेगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आप लिख सकते हैं माइनस एम जी वाई के तौर पर, ठीक है, जो कि आप लिख सकते हैं माइनस, या आप इसको प्लस, अगर आप नीचे वाली डायरेक्शन प्लस के ले रहे हैं तो ये एक नज़र हमें देखना पड़ेगा कि आपकी किताब इस सिलसिले में जो है वो डायरेक्शन अगर माइनस की ले रही है तो चलें हम इसको माइनस में ले लेते हैं। तो हमें बस ये उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि साइंस का बेसिकली ख्याल रखना पड़ेगा और बाकी काम हो जाएगा। तो अगर हम इसको नेगेटिव साइन के साथ ही ले लें तो ये माइनस एम जी और वाई हमारे पास कितना था, वाई था एल कॉस थीटा, ठीक है, ये एल कॉस थीटा हो गया, ठीक। अब आप इसका जब लैग्रेंजियन लिखेंगे जो कि टी माइनस यू के बराबर है, ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अब ये आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस एम जी एल कॉस थीटा। अब आपको मालूम है यहाँ से दिखाई दे ही गया है आपको कि एल इसमें कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल है आपके पास जो लैग्रेंजियन आएगा वो एल का तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो बावजूद इस बात के कि हमारे पास शुरू में दो वेरिएबल्स है एल और थीटा, लेकिन जो हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बचा वो थीटा ही बचा, और यही हमारे पास इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी है, ठीक है। तो अब आप इसको चाहें तो इसको पार्शल एल बाय पार्शल थीटा माइनस डी वाई बाई डी टी और पार्शल एल बाय पार्शल थीटा डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो आप कर सकते हैं। तो आप अगर इसका पार्शल एल बाय पार्शल थीटा कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि आपके पास ये एम जी एल, और ये चूँकि कॉस का माइनस के साथ होता है तो माइनस एम जी एल साइन थीटा हो जाएगा। और जब आप पार्शल एल बाय पार्शल थीटा डॉट करेंगे तो आपके पास एम एल स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको उठा के इस पूरी इक्वेशन में डालेंगे एम जी एल साइन थीटा माइनस डी वाई बाई डी टी ऑफ हमारे पास यहाँ पे क्या आया, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आप ये अंदर जाएगा तो एम और एल तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई असर नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस को कॉमन निकाल दें तो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, इसमें से मैस और एक एल हम उड़ा दें क्योंकि ये कॉमन है, तो ये एम गया एक एल से, एक एल गया, तो ये थीटा डॉट डबल डॉट प्लस जी टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो बच गई, ठीक है। लेकिन आप इस तरह के इक्वेशन के आप आदी नहीं हैं। आप ज़्यादातर इस इक्वेशन को इस तरह देखते आए हैं कि थीटा डबल डॉट प्लस अगेन अगर आप देखें तो ये ओमेगा स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन देखते रहे हैं वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल, जो कि आपके पास सिंपल पेंडुलम का की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहीं से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो ये जो अप्रॉक्सीमेटली ये जो मैं इसके बारे में लेकर आया हूँ ये मैंने उस वक्त है तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइन थीटा बहुत स्मॉल हो, ये यानी कि व्हेन थीटा गोज टू अबाउट 5 डिग्रीज 5 डिग्री तक हो तो साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाता है। या ये कहिए कि तो मैं इस तरह कहूँ कि थीटा goes to when theta is small,
theta is small, right, approximately 5 डिग्री तक हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो सूरत हाल में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं और ये एग्जैक्टली वही रिजल्ट देगा जो आपने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें एक ही वेरिएबल है, राइट। तो ये वही चीज़ है जो हम आपने छोटी क्लासेस में देखी। तो अगेन आपके पास वही रिजल्ट आया क्योंकि न्यूटन मैकेनिक्स से आपके पास आता रहा। तो अगेन वी गो बैक टू our notes. And now another idea of configuration space. देखिए ये जो हमारे पास एंड एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, जैसे कि अभी सिंपल पेंडुलम के केस में एक था और दूसरे कोई केसेस में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जो कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर हैं, ये एक स्पेस फॉर्म करते हैं और उस स्पेस को हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उतनी ही डायमेंशन के हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बनेगी। यानी कि ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि किसी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं, तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बनाते हैं। तो अब अगर फर्स्ट करें हमारे पास अगर एक ही वेरिएबल है तो उस पूरी डायमेंशन में एक वो वन डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है। जैसे कि थीटा है, थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के अंदर थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बना रही हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास ऐसी सिचुएशन है यहाँ एक से ज़्यादा फर्ज करें कि दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस 2 डायमेंशन होगी। ठीक है, और वो उसमें दो वेरिएबल हैं, लेट्स से Q1 और Q2 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब वो एक स्पेस फॉर्म करेंगे तो और उनकी मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं। तो जैसे जैसे वो उनकी Q और Q1 और Q2 की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी तो सिस्टम का आप ओवरऑल इंटायर सिस्टम का एवोल्यूशन आप देख सकती है। इसी तरह अगर आपके पास चार इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है या चार जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस 4 डायमेंशन अपने अंदर रखेगी। ठीक है, और और फिर उस पूरी 4 डायमेंशन स्पेस में जो सिस्टम का एवोल्यूशन है वो आप उन चारों कोऑर्डिनेट्स के मूव करने से, जिनकी जैसे वैल्यूज मूव करती जाएंगी, आप उसका एवोल्यूशन आप देख सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होगी वो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट बना रहे होंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी का कोई ताल्लुक हमारी आम फिजिकल जो स्पेस है जिसमें हम मौजूद हैं उससे हो, कि वो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस मैथमेटिकल स्पेस होगी जो कि वो जनरलाइज पैरामीटर्स या जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिलके बना रहे हैं। ठीक है, तो वो उसका तो फिजिकल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक आम सिंपल केस में फर्स्ट करें हमारे पास एक एक फ्री पार्टिकल है, उसके आप अगर फर्स्ट करें उसकी उसकी जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है सिंपल, तो वहाँ पर वो जो हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस या फिजिकल स्पेस वो एक ही तरह की स्पेस है। तो वहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई जेड जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बना रही है वो वही स्पेस है जो कि हमारी आम स्पेस है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हमारे पास ऐसी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस हो सकती है क्योंकि वोल्टेजेस पे, करंट्स पे, इंडक्टेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उसका हमारी आम स्पेस से तो कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है और यही चीज़ें मैंने इसके अंदर ये जो मेरे नोट्स हैं इसके अंदर ही मैंने लिख दी हैं। ठीक है, अब ज़रा हम आगे चलते हैं। अ, हमारा वास्ता अब कंस्ट्रेंट हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट पढ़ लिए कि कोई भी पैरामीटर तो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली किसी सिस्टम को डिस्क्राइब कर सके हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। और अगर फर्ज करें वो मैकेनिकल सिस्टम या वो सिस्टम जो है उस पर कुछ कंस्ट्रेंट लग रही हैं, तो फिर हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑफ जनरलाइज इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट कम हो जाएंगे, उनको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहेंगे। अच्छा, अब वो जो जनरलाइज वो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिन वजूहात की वजह से कम हुई हैं उन्हें हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। अब हम ये पढ़ना चाहेंगे और समझना चाहेंगे वो कंस्ट्रेंट्स
किस तरह की हैं, वो कंस्ट्रेंट क्या हैं, ठीक है। तो वो ज़रा सा हमें समझनी पड़ेंगी कि वो क्या है, और वो थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, ठीक है। और वो एक दफ़ा समझनी है तो फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि हम इस पूरे कोर्स में कोई जो हम कंस्ट्रेंट अज्यूम करेंगे वो बहुत सिंपल किस्म की कंस्ट्रेंट्स होंगी, और और कोई हमारा वास्तव बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के साथ इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रेंट नहीं पड़ेगा। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि जो रुकावटें हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, वो बुनियादी तौर पर अगर हम वैसे देखा जाए तो वो दो किस्म की, हॉलोनॉमिक या नॉन हॉलोनॉमिक, ठीक है। आपकी किताब में जैसे चाओ है, इसमें चार लिख दी हैं बेसिकली, हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, स्क्लेरोनॉमिक एंड रेयोनॉमिक। हम देखेंगे कि स्क्लेरोनॉमिक और रेयोनॉमिक बुनियादी तौर पर हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट ही हैं। सिर्फ ये फ़र्क होगा कि वो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो कि टाइम इंडिपेंडेंट हैं, वो स्केलरोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं, और वो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो कि टाइम डिपेंडेंट है, यहाँ पे टाइम एक्सप्लिसिटली उन कंस्ट्रेंट्स में आ रहा हो, तो वो रेयोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो पहले हम इन जनरल हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को देख लेंगे, चाहे वो रेयोनॉमिक हो चाहे स्केलरोनॉमिक हो, और फिर हम नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे। गो कि है हम इनको बहुत ज़्यादा आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर समझ लेना चाहिए कि ये किस तरह की कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, ताकि आइंदा कभी ज़िंदगी में हमारा वास्ता पड़े तो उनको समझ सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। तो याद रखिए कि if the condition of the constraint imposed on the motion of the system can be expressed as a function, for example fj, where fj is a function of q1, q2, qn, and time is equals to 0, where j is equal to 1 up to k. j runs from 1 to 3 up to k. So ऐसे कंस्ट्रेंट जो कि इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जैसे कि ये फॉर्म लिखी गई है, उन कंस्ट्रेंट्स को हम हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है कि भाई ये क्या बात हुई, बस एक फंक्शन है जो कि इसका एक फंक्शन है एफ फॉर एग्जांपल, जो कि इन कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, और टाइम का फंक्शन है, और वो इक्वल टू 0 है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। नंबर 1, देखिए, जैसे कि फर्ज करें अगेन हमारे पास एक डीड है जो किसी सर्कुलर वायर के ऊपर फर्ज करें मूव कर रही है। अब ये यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती है, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर वायर है, ठीक है। तो वायर की वजह से इसको हमेशा इसका एक खास डिस्टेंस मेंटेन होना है। अब इसमें आप एक्स इक्वल्स टू आप चाहें तो यहाँ पे आप एक थीटा लगा लें आप, तो आपके पास वो जो इक्वेशंस हैं एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा की, और y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा की, वो आपके पास आ जाएंगी। और उनको अगर आप यहाँ पे आप अगर जो है इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें, तो आपको पता है कि आपके पास क्या आना है, आपके पास आर स्क्वायर बचेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। तो अगर आप चाहें इनको, इन इक्वेशंस को यू कैन राइट इट another way, like x square y square minus r square equals to 0, ठीक है। and this is the same form which we just see के ये जैसे हमने कहा था, ये q1 q2 up to for example up to qn is equals to 0, हमने अभी पढ़ा था, ये एग्जैक्टली वही फॉर्म तो है। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट है, इसमें फर्स्ट करें अप टू qn कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें से दो कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई, ये उसी फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये तो कंस्ट्रेंट जो है वो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है। इन द सेम वे फर्ज करें कि अब हमारे पास दो पॉइंट हो, वो किसी रिजिड रॉड के साथ अटैच हैं, जो कि फासले डी पर है। तो ये कंस्ट्रेंट लिखी जा सकती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अगेन इट इज ऑफ द सेम फॉर्म, अगर डी स्क्वायर को बाहर ले जाइए तो हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। ये भी हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है। अच्छा, अगर फर्ज करें हमारे पास स्फेरिकल पेंडुलम हो, इससे पहले हमने पेंडुलम पढ़ा वो सिर्फ एक प्लेन के अंदर मूव करता था, अब की दफ़ा फर्ज करें ये एक ऐसा पेंडुलम है जो तीनों डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है।
लेकिन उसकी लेंथ फिक्स है, फर्स्ट कर कांस्टेंट है। तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। आप अगर एल स्क्वायर को उधर ले आए तो एग्जैक्टली ये अभी भी हॉलोनॉमिक कांस्टेंट्स को जाहिर कर रहा है। अच्छा, अब की दफ़ा थोड़ा सा हम मुश्किल करते हैं कि ये वायर है, फर्स्ट करें स्ट्रेट है, किसी एंगल अल्फा के ऊपर ओरिएंटेड है, ठीक है। अब ये बीट जो है वो इस वायर के ऊपर ही मूव कर सकता है टू एंड फ्रो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट क्या बनेगी, वो y इज इक्वल टू टेन अल्फा टाइम्स एक्स, यानी कि आप अगर y ओवर एक्स करें तो ये टेन अल्फा के बराबर है, ठीक है, क्योंकि अल्फा है और ये आप ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो आप अगर अगेन y माइनस टेन अल्फा टाइम्स एक्स जीरो, तो ये हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अब तक हम ये देख रहे थे कि ये स्केलरोनॉमिक थी क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट थी, टाइम इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन फर्ज करें अगर हम ऐसी सिचुएशन में चले जाएं कि जहाँ पे कि ये वायर फर्ज करें इन टाइम टी इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, तो सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा कि एक्स माइनस वी नॉट टाइम्स टी हो जाएगा और ये इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट अपनी जगह वैसे की वैसे रहेगी। तो ये रियोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। और अगेन आप इसको इस चीज़ को उठा के उधर ले आइए तो आप इसको जो हमने इक्वेशन पढ़ी है इक्वेशन 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट करें ये डिस्क है, डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। याद रखिए जब कभी भी आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके वास्ता रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पड़े, उसका मतलब ये कंडीशन होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। याद रखिएगा कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम में लिखा हुआ होगा v के ये डिस्क और ए सिलेंडर और सम व्हील इज मूविंग इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो हमेशा उस कंडीशन का मतलब ये है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो फर्ज करें कि ये एक डिस्क है जो कि किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है और ये जो ओमेगा है ये इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसीज है अराउंड दिस सेंटर पॉइंट जो कि इसके सेंटर ऑफ मास भी है, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास विद सम वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो उसके लिए इक्वेशन v इक्वल टू आर ओमेगा लिखी गई है। तो v को हम लिख सकते हैं जो कि अच्छा ये देखिए कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट बाहिर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान नहीं है। इससे पहले जो हम वो देख रहे थे इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट वो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान थी, और आप देखें कि जो हमारी डेफिनेशन है वो भी कोऑर्डिनेट्स के दरमियान है, उसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम ये कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, वो स्लिप नहीं कर रही है, वो रोल करती हुई जा रही है, यानी कि उसका एक पॉइंट आके इस अर्थ इस ग्राउंड के साथ टच हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि बावजूद इस बात के कि बाज़ाहिर ये कंस्ट्रेंट जो हैं वो हमें दिख रहा है कि ये इसमें कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व नहीं है वेलोसिटी, लेकिन हम देखेंगे कि आखिरकार ये भी हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी है। कैसे? v को हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी, आर तो आर ही है, और ओमेगा क्या है, डी थीटा ओवर डी टी है, ठीक है। अब टी से टी अगर हम एक तरफ कर दें तो ये लिखा जा सकता है डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। अब आर तो उसमें कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता, हम इसको उठा के दे लिए तो डी एक्स माइनस आर डी थीटा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमें ये दो कोऑर्डिनेट चाहिए और हम इसके ज़रिए से इसका पूरा मोशन ड्राइव कर सकते हैं, जो कि जिसको आप फर्दर आप अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हम इसको इस तरह लिख देंगे एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस, स्मॉल आर रहता तो ज़्यादा अच्छा था, मैंने गलती से कैपिटल आर लिख दिया, बट इट इज़ बेसिकली स्मॉल आर, तो हम स्मॉल आर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस आर टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। आप देख सकते हैं जो इनिशियली कंस्ट्रेंट जो कि वेलोसिटी के फॉर्म में लिखी गई थी वो बेसिकली कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखी जा सकती है। आगे चलते हैं। एक और बात ये कि जो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, राइट, वो इंटीग्रेबल कंस्ट्रेंट्स भी कहलाती हैं, ये याद रखिएगा। हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स का नाम हॉलोनॉमिक, हॉलो मीन्स होल, सम,
नॉमिक जो है हम उसको जो है आप एक तरह से कहिए कि हम उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेबल हैं वो। ठीक है। तो जो इक्वेशन 4 जो हमने पेज नंबर 13 में देखी है, जिसमें हमने बेसिकली ये देखा था कि फंक्शन एफ इज सम फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ सम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड टाइम्स टी इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। उसका एक और लिखने का तरीका वो ये इक्वेशन 5 है, जो कि बज़ाहिर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बट मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट करें अगेन हम पार्टिकल या बीड ऑन ए वायर की एग्जांपल, ठीक है, कि एक बीड है जो कि किसी वायर पर मूव कर रहा है, कंस्ट्रेंट है, और कंस्ट्रेंट इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि अगर फर्ज करें कि इस तरह का बीड का मोशन हो वायर पे, तो उसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो लिखी जा सकती है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है कि अगर इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बस आर को उठा के इधर ले जाऊँ, वेयर आर इज सम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मैं इस फॉर्म में लिख के जा सकता हूँ, और ये फॉर्म एग्जैक्टली वही फॉर्म है जो कि क्वेश्चन 4 है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं तो इंटीग्रेबल इंटीग्रेबल इक्वेशंस में लिखी जा सकती हैं, यानी कि वो जब हम उन इक्वेशंस को, जो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन कर रही होती हैं, या जो जो इक्वेशन, यस, जो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन कर रही होती है, वो सम हाउ इंटीग्रेट होके, यानी कि हमारी कंस्ट्रेंट्स बाज़ाहिर जो हमें इक्वेशन 4 के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर हम उन्हें इंटीग्रेट करें और वो इंटीग्रेट होने के बाद जो है वो इक्वेशन 4 के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, तो हम उन्हें हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, जो बाज़ाहिर हमें नहीं दिख रही होती हैं, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखी हुई हो तो उन्हें इंटीग्रेट करें तो उन्हें हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। अब जो चीज़ हमें शुरू करनी है वो नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, और मेरा अपना ख्याल ये है कि तो उस फॉर्म के लिए हमें एक अलहदा से क्लास रखनी चाहिए। और अभी बज़ाहिर ये जो हमारी सेकंड लेक्चर है, इसको हम अभी यहाँ पे जो है वो रोकें। और मैं आपको एक मशवरा दूंगा, वो ये कि हम ये जो हमारे जो लेक्चर्स हैं इनमें भी, और जो आगे लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें भी, देखिए जब आप लेक्चर सुनते जाएं और पढ़ते जाएं, और साथ में आपका वास्ता अगर कभी क्वेश्चंस के साथ पढ़े, तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप अपनी कॉपी में उन इक्वेशंस को साथ साथ सॉल्व करते जाएं, और जहाँ आपको बात समझ में ना आए वहाँ पर आप नोट कर लें, और फिर जब हमारे वो क्लासेज हों जिसमें आप अपनी क्वेश्चन आंसर पूछ सकें, तो उसमें आप ज़रूर पूछिए। और महज लेक्चर सुन लेने से और लेक्चर पढ़ लेने से काम नहीं चलता है। आप ये दोनों काम करें, लेक्चर सुने, लेक्चर पढ़ें, और साथ में किताब भी पढ़ें। और ये कि अपने पास कागज़ पे उन इक्वेशंस को सॉल्व करते जाइए, जहाँ पर भी कोई इक्वेशन से आपका वास्ता पड़ रहा है तो उन्हें आप साथ में सॉल्व करें, उनको समझें, कोई स्टेप्स पूरे करें। ठीक है, ओनली देन यू कैन रियली लर्न द मटेरियल, इंटरनलाइज कर सकेंगे आप मटेरियल का। अदरवाइज अगर आप वो आर्गूमेंट्स आपके आपने जहन में नहीं रखे, और वो स्टेप्स जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो आपने जहन में नहीं रखे, तो फिर आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होगी। तो नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो हैं वो हम लेक्चर 3 में करेंगे। और अभी हम अपने इस लेक्चर का जो है वो ख़त्म